everyone, my name is Akriti. Welcome back to the channel Commerce Decode. Let's decode today's topic together. So आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे. क्या आपको पता है कि इंडिया में करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है? जो रेट है उसका कंपैरिजन हम ईयर टू ईयर बेसिस पे करते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे करते हैं, और किस इंडेक्स के थ्रू ये रेट दिया जाता है. ओके, सो मेरे ये 3 क्वेश्चंस हैं आपसे. अगर किसी को भी पता है तो आप स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन सुन रहे होगे तभी आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो के एंड में आपको 1-2 क्वेश्चन के आंसर इसमें से मिल जाने वाले. ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सबने सुना होगा. रिफ्लेशन एंड और भी एक टॉपिक है दैट इज डिसइन्फ्लेशन, वो काफ़ी रेयर सुना होगा क्योंकि मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता नॉर्मली. ओके, अगर लेमैन की लैंग्वेज में गए तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सा, महंगाई. ओके, बट महंगाई क्या करेक्ट डेफिनेशन हो सकती है, या फिर महंगाई को हम एग्जैक्टली कैसे देखेंगे कि वो इन्फ्लेशन की कैटेगरी में फिट बैठे, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं. ओके, और मैं बता दूं ये जो टॉपिक है आपकी करेंसी एंड बैंकिंग यूनिट का पार्ट है. इस यूनिट की एक और सेशन ऑलरेडी हो चुकी है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हो. सो इन्फ्लेशन, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की तो सबको लगता है कि एक दिन प्राइस एकदम से मतलब चला गया, 100 रुपीज़ की चीज़ 150 की हो गई, तो वही क्या है? इन्फ्लेशन है. नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो सडन प्राइस में चेंजेस आए वो इन्फ्लेशन हो. हाँ, वो एक टाइम के लिए महंगाई तो कहलाएगी कि अरे ये चीज़ तो महंगी हो गई, बट वो कभी भी इन्फ्लेशन की कैटेगरी में फिट नहीं होता है. तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो हम देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होता क्या. एक गांव था, वहाँ पे 50 फैमिलीज रहती थी. ठीक है, अब वो जो 50 फैमिली थी वहाँ की, वो कोविड से पहले की थी. बट कोविड में भाई हर जगह पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो वहाँ पे भी भाई 50 से वो 80 फैमिलीज हो गई. अब इंक्रीज हुई है डजंट मीन कि लोगों ने बहुत ही सारे समझ गए ना, वो किए होंगे, बच्चे लेके आ गए होंगे कहीं से अपने. ओके, उनका मतलब है कि इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे कि क्या हुआ है, बाहर से लोग अपने गांव में आके रहने लगे, वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के काम अपना यहाँ पे शिफ्ट हो गए, या फिर कंपनी से निकाल दिया गया. तो 50 से वो फैमिली इंक्रीज होके आ गई 85 पे. तो अब जब फैमिलीज 85 पे इंक्रीज होके आई होंगी तो एक टाइम तक तो उनको सामान हमने ऐसे ही मतलब समहाउ हम सप्लाई मैनेज कर ले रहे होंगे, बट धीरे धीरे हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ होगा 85 फैमिलीज पे. तो 5 साल में वो हम दो हमारे दो करते करते वो 85 फैमिलीज किस पे पहुंच गई? 100 प्लस फैमिलीज पे. तो जब वो फैमिलीज 100 प्लस पे पहुंच गई तो क्या हुआ होगा? सोचा किसी ने कि क्या एक दिन में एकदम से जहाँ पे राइस 100 यूनिट्स लगता था, क्या वो 100 यूनिट एकदम से 500 पे पहुंच गया होगा? नहीं ना, धीरे धीरे टाइम लेता है सप्लाई इंक्रीज करने में, क्योंकि जब हम सप्लाई इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हमें और भी वेरिएबल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं. वो कॉस्ट हो सकता है, वो लेबर हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है. तो आप एकदम इंस्टेंटली सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हो. तो उस सिचुएशन में हम डिमांड को देखते हुए हम क्या करते हैं? प्राइस को इंक्रीज करने लगते हैं धीरे धीरे धीरे. यानी जो मान लेते एग्जाम्पल में जो राइस था हमारा 50 रुपीज़ kg, उसको हमने क्या कर दिया होगा? 55 कर दिया होगा नेक्स्ट ईयर. उसके नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कर दी होगी 60 रुपीज़ kg. और धीरे धीरे ऐसे ही हमने क्या किया? उस राइस की वैल्यू बढ़ाते गए ताकि जिस पे पैसे हो वही उसे ले पाए. मतलब हालांकि जिस पे कम पैसे भी होंगे वो थोड़ी कम यूनिट्स कंज्यूम करेगा, और जिस पे ज़्यादा होंगे वो जितना करता था उतना ही करेगा या उससे ज़्यादा भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकता है. ओके, समझ में आया कि स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला? कि धीरे धीरे जब चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगे दैट इज इन्फ्लेशन. और कौन सी चीज़ों का? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ हो, यानी खाने की, पहनने की, इन चीज़ों की बात हो रही है. कोई लग्जरी प्रोडक्ट या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, बट मेजरली हम किन चीज़ों की बात करते हैं जो डे टू डे के लिए नेसेसरी होती है. सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, पल्स हो गई, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें. ओके, क्लोथ्स हो गए. सो स्टार्ट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन है क्या. सो जब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन में, तो इसकी मीनिंग में एकदम हाईलाइटेड वे में लिखा हुआ है इसमें कि दैट इज, एक सेकेंड ना, दैट इज
कंटिन्यूअस राइस इन जर्नल प्राइस लेवल। अब जर्नल प्राइस लेवल क्या होता है? कंटिन्यूअस तक तो हम समझ गए कि हमेशा उसमें चेंजेस आ रहे, इंक्रीज होता रह रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है। बट अब जर्नल प्राइस क्या होता है? नॉर्मल एमआरपी या फिर एक्चुअल कॉस्ट? एनीवन? किसी को आइडिया नहीं होगा? तो जब हम जर्नल प्राइस की बात करते हैं तो हम बोलना चाहते हैं किसी भी कमोडिटी का एक्चुअल प्राइस। ओके, सपोज ये जो मेरी पेन है इसका एक्चुअल प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, बट अब इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई तो मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस बढ़ा दिया 105, फिर अगले साल 110। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई इंस्टेंटली, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि आज उठे एंड कल चेंज कर दिया, जैसे अमेजोन पे होता है। मान लो मैंने अभी एक टॉप देखी, सपोज उसका प्राइस 500 रुपीज़ था, मैंने सोचा मैं शाम को ऑर्डर प्लेस करूंगी, तो जब मैं शाम को प्लेस करने गई तो उसका प्राइस 800 रुपीज़ हो गया। क्या ये इन्फ्लेशन है? नहीं, इसे हम प्राइस इंक्रीज भी कंसिडर नहीं करेंगे। वो इंक्रीज है क्योंकि आपने उसको बार बार जाके चेक कर लिया, तो अब उसे पता है कि इसको तो ये खरीदनी है, चाहे मैं महंगी बेचूं चाहे सस्ती, ये लेके ही जाएगी। ओके, बट ये इन्फ्लेशन में नहीं होता, धीरे धीरे चेंजेस आपको दिखेंगे आपके प्राइस में, कंटिन्यूअसली होगा, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे ईयरली हो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे देखो आप। ओके, और इस रीजन से जब हम प्राइसेस को इंक्रीज करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा मनी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। अब मनी की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो गई? क्या 100 रुपीज की नोट फट के 19 रुपीज की हो जाती है? 90 की हो जाती है? नहीं। अब वो वैल्यू कैसे डिक्रीज हुई उसकी? 100 रुपीज में मैं पहले ये 4 पेन ले पा रही थी, ठीक है, इसमें की, बट अब उसी 100 रुपीज में मैं इसमें की सिर्फ 2 पेन ले पा रही हूँ, यानी मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई मेरी। ठीक है, ये 4 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। जब भी इन्फ्लेशन आता है मनी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। बट सिर्फ एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। अब वो कौन सी सिचुएशन है? एनीवन? नहीं आइडिया होगा? मैं बताती हूँ कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं मनी की वैल्यू ना डिक्रीज होने का, तो दैट इज कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा होता है तब हमारी मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। नहीं तो जनरली हमारी मनी की वैल्यू जब भी इन्फ्लेशन की बात करेंगे वो डिक्रीज होती है। यानी किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए पहले हमें अगर 100 रुपये लग रहे थे तो अब हो सकता है उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे 120 रुपये लगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक सेकेंड ना। हाँ देखो, ये बास्केट मैंने ली थी 5000 रुपीज़ में, ठीक है। अब इस बास्केट में मेरे पास क्या है? एप्पल है, मिल्क है, कैरेट है, और ये मैंने ली थी 2024 में। मैं ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी तो 5000 में मेरे महीने का ऐसा बेसिक सामान आ जाता है, क्योंकि मैं अकेले रहती थी तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट था। बट क्या हुआ 2025 में, ड्यू टू इन्फ्लेशन अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है? 5500 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे सेम बास्केट के लिए। यानी वही एप्पल, वही मिल्क, वही कैरेट मुझे 500 रुपये ज़्यादा पे मिल रहा है पहले से। तो दैट इज व्हाट? इन्फ्लेशन। यानी 1 साल के बाद मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे। इस 5000 की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और अगर अब मुझे सेम चीज़ लेनी पड़ रही है तो मुझे एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ओके, और ये केंट ने एक डेफिनेशन दी हुई है, इन्फ्लेशन इज नथिंग। इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, बस एक अपवर्ड शार्प मूवमेंट है जिसकी वजह से किसी भी कॉमोडिटी, अब कॉमोडिटी में गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों का ही प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज देखने को मिले। तो दैट इज व्हाट? इन्फ्लेशन। ओके, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। आप सबने हालांकि जो भी दादा दादी के साथ रहते होंगे या पापा लोगों के साथ भी ये चीज़ आप सुनते होंगे कि पहले के टाइम पे ये चीज़ इतने की मिलती थी। अब वो इतने की क्या चीज़ हुआ करती थी? क्या एकदम से कुछ चेंज आ गया? नहीं, बस हमारे मनी की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। मेरे दादाजी जब ज्वाइन किए थे पुलिस तो उनकी आई गेस सैलरी उन्होंने बताई थी मुझे 800 रुपीज़, ठीक है। बट क्या अभी के टाइम पे पॉसिबल है वो 800 रुपीज़ में मंथली सर्वाइव कर पाना? मोस्ट ऑफ लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस 800 रुपीज़ पे आज भी लोग सर्वाइव नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी जो
जनता कह सकते हो या फिर मेजॉरिटी जो हमारे कंट्री के लोग हैं, पॉपुलेशन है, क्या वो 800 रुपीज़ में सर्वाइव कर पा रही है? नहीं। अभी 800 रुपीज़ लेके जाओ, अगर मेडिकल शॉप पे लेके जाओगे तुरंत खत्म हो जाएंगे, या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, स्कूल की फीस तो छोड़ ही दो, सपना है ये तो 800 रुपीज़, बुक कॉपीज़, इन सब ये सारी चीज़ें भी 800 रुपीज़ में पूरी नहीं आ पाती। बट उस टाइम पे दादाजी के साथ क्या सीन था कि वो पूरी फैमिली उसी 800 रुपीज़ पे चलाते थे। स्कूल की फीस, हॉस्पिटल, आने जाने का जो भी होता है, रहना खाना, डेली वाली चीज़ें सब मैनेज करते थे। बट अभी के टाइम पे मैं 800 में ये एक बॉटल भी सही से अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर लूँगी भी तो नॉर्मल मिलेगी। इसका प्राइस मुझे 900 रुपीज़ पड़ा था। कहाँ वो 800 में पूरी फैमिली चला रहे थे, यहाँ 800 में मुझे सिर्फ एक पानी की बॉटल मिल रही है। तो दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, यानी एक सर्टेन पीरियड में मनी की वैल्यू को एकदम उसने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में, एक इन्फ्लेशन होती है दैट इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसमें क्या होता है 10% से ज़्यादा रेट हो जाता है हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का। तो क्या करती है गवर्नमेंट, अब उसे दिख रहा है कि मनी की वैल्यू तो कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, तो फिर एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज रात के 12 बजे के बाद से 500 और 1000 की नोट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसे बदल देंगे हम नए 500 की नोट और 2000 की नोट से, यानी डीमोनेटाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। सॉरी, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहली डेफिनेशन में हमने देखा फीचर क्या होता है इन्फ्लेशन का, दैट इज मनी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, गुड्स और सर्विस की प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मनी की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। बट इन्फ्लेशन दोनों की तरह वर्क करती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक सर्टेन लेवल तक की इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगी तभी हम सप्लाई चेन को इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। अब सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाएंगे, ज़्यादा लेबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, चाहे सैलरीड कह लो या लेबर्स की, ओके। तो इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है पूरी इकोनॉमी को, ना कि किसी एक सर्टेन पार्ट को या फिर किसी एक सर्टेन प्रोडक्ट को। जितने भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स होंगे डेली वाले, वो सभी अफेक्ट पे आएंगे इसके। नेक्स्ट पे आते हैं, और ये कब होती है, जब या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहे, जो नॉर्मल डिमांड है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। डिमांड तो इंक्रीज नहीं हुई, पर जो नॉर्मल सप्लाई का लेवल है हम उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। इट इज इन व्हाट, प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमेना। कंप्लीटली किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द प्राइस इंडेक्स लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाना है सेशन के बीच में या लास्ट तक, एक दो का मिलेगा। तो हम किस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन चेक करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और इस इंडेक्स में टोटल 908 गुड्स और सर्विस को मेंशन किया गया है, जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन का रेट डिटरमाइन करते हैं। इन्फ्लेशन में हमारी जो आरबीआई कह लो या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसने रेट ऑलरेडी बता के रखा है कि ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी। अगर हम अपर लिमिट पे जा रहे हैं तब भी वर्स्ट सिचुएशन पे, और लोअर लिमिट पे जा रहे हैं तो भी हम वर्स्ट सिचुएशन पे। तो जो हमारी अपर लिमिट है वो क्या है, दैट इज 6%। और अगर हम बात करें लोअर लिमिट की तो इट इज 2%, ओके। ना हम 2 से नीचे जा सकते हैं, ना हम 6 से ऊपर जा सकते हैं, बट करंट इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी लोअर लिमिट में ही है, ओके। और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज नॉर्मल बट वेरी हाई इन्फ्लेशन कैन कॉज बिग प्रॉब्लम। एज आई टोल्ड यू, इन्फ्लेशन के दोनों पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो नेगेटिव में चले जाओगे, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा हमको उसका। बट अगर हम नॉर्मल रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही एक गुड सेंस में जाएगा, यानी कि अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पीजी के एग्जाम में लास्ट ईयर 2024 में इससे क्वेश्चन आया था, और वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिया हुआ था। अब दोनों को मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ था कि कौन सा वाला कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में। एक और इन्फ्लेशन का दिया था, आई गेस दैट वाज क्रिपिंग इन्फ्लेशन, ओके।
तो जब हम बात करते हैं पहली इन्फ्लेशन दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है? अब डिमांड पुल, डिमांड से समझ में आ रहा होगा देख के हेडिंग से, ये डिमांड से रिलेटेड है ऑब्वियसली। जब हेडिंग में ही दिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है हमारी एग्रीगेट सप्लाई को। ओके, यानी हम अपनी जो हमारी जितनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है या फिर जो भी हमारी एक्सीड की हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को हम फुलफिल कर ही नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज हमारे पास सप्लाई ही नहीं है प्रॉपर। अगली है दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, दोनों थोड़ी सिमिलर होती है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कॉस्ट पुश में क्या होता है कि रॉ मटेरियल से लेके हर चीज का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीजों का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम ऑब्वियसली लास्ट में जब उसका वो करेंगे तो उसका प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, यानी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमको प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर हम बात करें बिल्ट इन इन्फ्लेशन की, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो वर्कर्स है ना वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हाँ ठीक है अब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो जब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होने वाला है उनको लगता है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं हायर वेजेस, जिसकी वजह से इवेंचुअली वहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे रॉ मटेरियल्स या फिर जो बैकएंड की चीज़ें हैं उनकी डिमांड उनके प्राइसेस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ा। बट यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को कंसिडर करते भी हैं और नॉर्मल वेजेस वगैरह को भी कंसिडर करते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन की वजह से इंक्रीज लाते हैं प्राइस में। ओके, आई होप क्लियर होगा। डिमांड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिमांड क्या थी कि डिमांड में हमारी जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है दैट इज डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन सी है, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, यानी मेरे लेबर्स, रॉ मटेरियल, जो एम्प्लॉयज़ की मेरी सैलरी है उसमें जो चेंजेस आ गए उसकी वजह से अगर हमने अपने प्राइस को अप कर दिया तो दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगले पे आते हैं बिल्ट इन। मैंने बता दिया कि एक्सपेक्टेशन अगर लेबर्स की बढ़ रही है कि हाँ चीज़ों का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप हमारे वेजेस को भी इंक्रीज करो, तो दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और लास्ट कह रहे हैं फोर्थ है दैट इज क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ऊपर की तीनों में रीजंस है कि वो कौन से इन्फ्लेशन है, ठीक है, कि किसी की डिमांड बढ़ गई, किसी का रॉ मटेरियल, किसी की एक्सपेक्टेशन। कॉस्ट जब हम क्रिपिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, परसेंट, कि कौन सी इन्फ्लेशन किस परसेंट पे होती है। अगर हम बात करें क्रिपिंग की तो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लेशन कंसिडर की जाती है। ओके, अब पॉजिटिव क्यों हम इसे कंसिडर करते हैं, क्योंकि इतनी, मैंने कहा था ना हर इन्फ्लेशन क्या है, ज़रूरी है बट लिमिट में, तो ये लिमिट वाली इन्फ्लेशन है जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। और अगर कभी दिखे कि नहीं ये बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है तो हम इसे ईजिली कंट्रोल और मैनेज दोनों ही कर सकते हैं। तो इट इज 3%, ये याद रख लेना। और सबसे ज्यादा बेस्ट होती है कंट्रोलेबल और मैनेजेबल भी यही होती है। वॉकिंग की बात करें तो ये थोड़ी डेंजरस सिचुएशन है, अगर हमने इसे यहाँ नहीं कंट्रोल किया तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे हमें ले जाती है, यानी इसका रेट होगा हमारा 3 to 10 के बीच में। अगर 10 के बीच तक है, मतलब मान लो 9 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है, हमें दिख रहा है, हमने कंट्रोल नहीं किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस इन्फ्लेशन में, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन वर्स्ट इन्फ्लेशन होती है, मैंने बताया ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दिन आएंगे फिर बोलेंगे कि, आई गेस आवाज चली गई थी, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, वॉकिंग इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो बिल्कुल ही वर्स्ट कैटेगरी की इन्फ्लेशन होती है, वो वाली सिचुएशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दिन आएंगे कहेंगे भाइयों और बहनों वाली सिचुएशन की नोट्स आज से बंद हो गई हैं, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, डीमोनेटाइजेशन चूज करती है ताकि वो मनी की वैल्यू को क्या कर सके, एक तरह से कंट्रोल कर सके या फिर चीज़ों को मैनेज कर सके जो उनके फेवर में एक्ट करे। ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें ऐसी हो जाए कि जहाँ पे इनका कोई वो ना हो पाए। और जनरली गैलोपिंग इन्फ्लेशन हमें वॉर टाइप की सिचुएशन या फिर जब फ्लड वगैरह आते हैं उनमें देखने को मिलती है, या तो आप कह लो जब इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर जाती है। ये कितना होता है, 3 to 10% होता है वॉकिंग आपका, और मोर देन 10 पर ईयर कौन सी इन्फ्लेशन होती है, दैट इज गैलोपिंग। और ये मंथ में क्या हो सकती है, हर मंथ इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये डबल हो सकती है विद इन फ्यू मंथ्स।
कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेरियोडिक इन्फ्लेशन, ये काफ़ी नया है क्योंकि ये और एक ओपन और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है, वो दोनों टॉपिक और ये दोनों बहुत ही रेयर देखा जाता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन की, तो ये कौन सी इन्फ्लेशन होती है? ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें पूरी कॉमोडिटी इफेक्ट होती है, मतलब जितनी कॉमोडिटीज़ हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, और क्या कहते हैं, शुगर है, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। बट वहीं अगर हम बात करें स्पेरियोडिक इन्फ्लेशन की, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ इफेक्ट होती है। जैसे मान लो शुगर केन की क्रॉप सही नहीं हो रही 2-3 साल से, ठीक है, 3 साल से नहीं सही हो रही, तो जब तक थोड़ा बहुत हमारे पास आ रहा था और जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा था, हम वो दोनों ही यूज़ कर रहे थे। बट अब 3 साल के बाद तो कैसे ही मेंटेन करोगे आप उस चीज़ को? तो उसके लिए हमने क्या किया, धीरे धीरे उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज करने लगे। किसका? सिर्फ शुगर केन का। तो दैट इज व्हाट? स्पेरियोडिक इन्फ्लेशन। स्पेरियोडिक इन्फ्लेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस में चेंजेस लाना, और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल कॉमोडिटीज में चेंजेस। ओके, याद रहेगा, ये तो सिंपल है। ऑल कॉमोडिटीज अगर है क्वेश्चन में तो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, और अगर क्वेश्चन में है कोई फ्यू कॉमोडिटीज या फिर कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है आपको, तो इट इज स्पेरियोडिक इन्फ्लेशन। वही आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज ओपन एंड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब ओपन इन्फ्लेशन क्या है और रिप्रेस्ड क्या है? ओपन मतलब ओपन वाली ओपन नहीं, ओपन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वो इन्फ्लेशन जहाँ पे गवर्नमेंट कोई किसी भी तरह से इंटरवेंशन नहीं करती। आपको आज प्राइस 1 लाख से 2 लाख करना है, 3 लाख से 4 लाख करना है, आप बिल्कुल फ्री हो, करो, मैं आपसे एक बार क्वेश्चन करने नहीं आऊँगी, ठीक है। बट अगर हम देखें यहीं पे रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन को एज कम्पेयर टू ओपन इन्फ्लेशन, तो रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से इंटरवीन करती है कि कैसे तुमने 2 रुपये भी बढ़ा दिए, ये वाला इंटरवेंशन रहेगा कि 2 रुपये भी बढ़ाना है तो गवर्नमेंट से एक बार चेक करवाओगे कि आप, हाँ ठीक है मैं 2 रुपये बढ़ा रहा हूँ, इज इट ओके कि मैं उसको 1 पे लेके आऊँ। और यहाँ पे क्या है, आप लैक्स में भी चेंजेस लेके आओगे तो गवर्नमेंट कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं लाती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लग्जरी प्रोडक्ट्स और लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, जैसे गेम्स वगैरह आती हैं लिमिटेड एडिशन पे, जब उनको दिखता है कि नहीं डिमांड ज़्यादा है और बहुत ही लिमिटेड सा बचा हुआ है, तो वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। गेम्स हो गए, या फिर कह लो आप किंडर जॉय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किंडर जॉय जो आया था हैरी पॉटर एडिशन, लास्ट में क्या हुआ, लोग 500 दे के ले रहे थे। क्या गवर्नमेंट बोलने गई कि क्यों तुमने इतना चार्ज किया या कुछ भी? नहीं, इट वॉज नॉर्मल, गवर्नमेंट ने नहीं पूछा क्यों, क्योंकि वो एक लिमिटेड एडिशन था। लग्जरी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे एलवी का बैग हो गया, गुची का बैग हो गया, क्या गवर्नमेंट बोलने जाती है कि आप इतना क्यों इंक्रीज कर रहे हो हर ईयर टू ईयर उसके प्राइस में? नहीं, क्योंकि इट इज, ठीक है, वो ऐसा सेगमेंट ही है जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे देना ही एक स्टेटस सिंबल कंसिडर करते हैं। बट जो डेली वाली चीज़ें हैं, अगर आप उनमें ऐसे करोगे तो क्या पॉसिबल है हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना? नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और उसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। आई होप क्लियर हो गए होंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्रिपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग का हमें रेट याद रखना है, कॉस्ट, डिमांड और बिल्ट इन का रीज़न याद रखना है, और इनके बीच में बहुत ही बेसिक्स है कि लाइक ओपन है तो गवर्नमेंट नहीं आएगी, रिप्रेस्ड है तो गवर्नमेंट आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेरियोडिक में क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव में सारी कॉमोडिटीज वो हो रही थी अफेक्ट, और स्पेरियोडिक में कोई एक कॉमोडिटी अफेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये ग्राफ देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट इस ग्राफ के थ्रू हम बाकी 3 और टर्म्स को भी समझेंगे। वो 3 टर्म्स क्या है, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन सबने सुना होता है, रिफ्लेशन में कुछ ने सुना ही होगा, बट डिसइन्फ्लेशन कहोगे कि गलत बोल रहे हो क्या डिसइन्फ्लेशन को? नहीं, डिसइन्फ्लेशन भी एक टाइप ऑफ तुम्हारा कैटेगरी होता है इन्फ्लेशन वगैरह की ही उसका। ओके, देखते हैं। सो मेरा ये एक्चुअल प्राइस कह लो या जर्नल प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल प्राइस है, या फिर कह लो जनरल प्राइस था हमारा। हमने देखा था ना जनरल प्राइस को ही क्या कहते थे, एक्चुअल प्राइस या फिर कॉस्ट। तो मेरी 100 रुपए की चीज 150 की हो गई, इट इज व्हाट, इन्फ्लेशन। यानी मेरे एक्चुअल प्राइस में राइस हुआ, 100 से 150 हुआ, बट मेरा 150 से 120 हुआ, तो इट इज डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां पे मेरे को डिक्लाइन देखने को मिलता है मेरी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। अब बट ना मेरी जो एक्चुअल प्राइस थी 100 रुपीज, उसमें चेंजेस आ गए और वो हो गया 20। इस 150 में चेंजेस नहीं आए मेरे एक्चुअल, यानी वो 100 रुपीज में चेंज आए और वो हो गया कितना, 20। तो इट इज व्हाट, डिफ्लेशन।
यानी मेरे एक्चुअल प्राइस में अगर मेरे को गिरावट कह लो या वो मेरे को दिख रहा है कि वो नीचे जा रहा है तो इट इज डिफ्लेशन। बट जब मेरा डिफ्लेशन का प्राइस 80 था वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 20 था वो इंक्रीज होके क्या हो गया 80 हो गया, तो इट इज रिफ्लेशन यानी डिक्लाइन इन डिफ्लेशन रेट। ओके, तो मेन दो क्या थे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बाकी दोनों उन दोनों को बैलेंस करने के तरीके। ओके, डिसइन्फ्लेशन किसको बैलेंस करता है, इन्फ्लेशन को, और डिफ्लेशन को कौन बैलेंस करता है, री इन्फ्लेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफ्लेशन। स्टार्ट करने से पहले एक मिनट सो डिफ्लेशन की बात करते हैं। क्या हमें नॉर्मल लाइफ में डिफ्लेशन देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर, या फिर आप कह सकते हो जब फ्लड वगैरह या वॉर वगैरह की सिचुएशन आती है और इवेंचुअली जब प्राइस अप जाता है तो दैट इज, और मतलब लाइक अप गया होता है बट अब धीरे धीरे डाउन जाएगा तो इट इज डिफ्लेशन। बेटर एग्जांपल देती हूँ इसका, ये मेरा फोन है, जब मैंने ये लिया था तो इसकी वैल्यू थी आई गेस 25,000, लास्ट ईयर लिया था अगस्त में, बट क्या इस अगस्त में सेम प्राइस होगा इसका, नहीं, क्यों, क्योंकि नए मॉडल्स आए होंगे जिसकी वजह से इसकी डिमांड क्या हो गई मार्केट में, कम हो गई। अब मार्केट में डिमांड कम हो गई तो सेम प्राइस पे देंगे तो क्या ये वाला फोन कोई लेके जाएगा, मतलब स्टॉक तो पड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक पड़ा है हम छोड़ देंगे। अब उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइस रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डिफ्लेशन। ओके, और इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इसी का प्राइस इंक्रीज होने लगता, यानी 25 से ये क्या हो जाता 35,000 होता, तो दैट इज इन्फ्लेशन। बट 25 से लोअर जा रहा है तो इट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस सबको समझ में आ चुका होगा क्या होता है, एक्चुअल प्राइस होता है किसी भी कॉमोडिटी का, और डिक्रीज कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर सडन, इट शुड नॉट सडन। ओके, ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर अ टाइम, यानी एक दिन का नहीं, ओवर अ टाइम पीरियड में इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। It means that things become cheaper, the value of money increases, so you can buy more with the same amount of money. So ये जो पेन थी हमारी, हम कितने में ले रहे थे, 100 में 4 ले रहे थे, बट इन्फ्लेशन की वजह से 2 ही ले पा रहे थे, बट वापस से ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब 100 रुपीज में हम इसको 5 ले पा रहे हैं, तो दैट इज डिफ्लेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो बास्केट में चीज, मिल्क और ये जो भी है कैरेट थी, सॉरी जो भी मान लो, ठीक है, 100 रुपीज का था, ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस हो गया 90, क्योंकि लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, क्योंकि अभी आजकल वो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि हम मिल्क नहीं ले सकते क्योंकि हम एनिमल को हर्ट कर रहे हैं, हम चीज़ भी उसी रीज़न से नहीं खा रहे, हम ये क्या जो भी है वो भी नहीं ले रहे क्योंकि ये ज़मीन से आया हुआ है, क्योंकि हम इससे इस तरह से किसी ना किसी एनिमल को वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 100 से 90 आया, अगले साल और लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस हो गए तो इसका प्राइस कितने पे आ गया, 80 पे आ गया। यू कैन बाय मोर राइस विद द सेम 100, बट इफ everyone waits to buy this rice hoping it will get even cheaper, the shopkeeper earn less. ओके, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा इस चीज का प्राइस गिर रहा है, गोल्ड में आप देख सकते हो, लोग देखते हैं अच्छा गोल्ड का प्राइस आज 10,000 रुपीज कम हुआ है, 4-5 दिन और रुक जाता हूँ और प्राइस गिर जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें सेलर को लॉस होने लगता है, क्योंकि सेलर के पास फिर लोग जाएंगे नहीं, सोचेंगे और कम हो, और क्या पता वो कम होने की जगह और प्राइस बढ़ जाए। Eventually the shopkeeper might reduce the staff or stop buying as much as rice from the supply. Okay? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को वो हटाने लगता है स्टाफ। डिफ्लेशन का सबसे बड़ा डीमेरिट जो होता है हमारे पास होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिफ्लेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पे आती है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और इन्फ्लेशन में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आती, तो इसीलिए कहते हैं इन्फ्लेशन हो ठीक है, डिफ्लेशन ना आए कभी भी इकोनॉमी में। डिफ्लेशन किससे लिंक्ड है, तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट से और लो प्रोडक्टिविटी लेवल से ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी डिफ्लेशन आया तो मेरे पैसे भी जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, जॉब भी गई,
पैसे से मैं चीज़ें तो खरीद रही हूँ, बट पैसे आएंगे कब? जब जॉब होगी, जॉब ही नहीं रहेगी क्योंकि लोगों को ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, सप्लाई पड़ी हुई है और डिमांड हो नहीं रही। मनी सप्लाई क्या हो गई है इस सिचुएशन में? रिड्यूस हो चुकी होगी। और यहीं पे डिफरेंस बताया है कि डिफ्लेशन को लोग कभी कभी डिसइंफ्लेशन समझ लेते हैं, डिसइंफ्लेशन को डिफ्लेशन समझ लेते हैं, जो काफ़ी गलत है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन क्या है? एक्चुअल प्राइस में रिड्यूस होना, और डिसइंफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन में डिक्लाइन आना। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जैसे लाइक रिटर्न उस पर देखना हो, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस एंड डिसइंफ्लेशन इंक्रीज इट एट द स्लोअर रेट, यानी इन्फ्लेशन को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं तो डिसइंफ्लेशन है, बट वहीं अगर हम बहुत ही एक्चुअल प्राइस में चेंजेस लेंगे तो इट इज डिफ्लेशन। की फैक्टर्स है इसके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी का टॉपिक कवर अप करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का, या फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने देख रखी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी देना। मैंने अपर एंड लोअर लिमिट बता रखी है इन्फ्लेशन की, और मैंने ये भी मैंशन कर दिया है कि करेंटली लोअर लिमिट से हम नीचे जा रहे हैं, तो अब आप वो गेस करो, गूगल से चेक करो एंड उसका आंसर करो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड आंसर। एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन।